वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। और मैं हूं रूप कुमार। और इस क्लास में सोशियलाइजेशन समाजीकरण जो सीडीपी का जो एक चैप्टर है इम्पोर्टेंट सोशियलाइजेशन, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करेंगे कि सोशियलाइजेशन क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और सीटेट या कोई भी अदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कोई एग्जाम है उसमें इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो सोशियलाइजेशन यानी समाजीकरण के इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि बात करें कि हम इस क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा तो मीनिंग ऑफ सोशियलाइजेशन यानी समाजीकरण का अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझेंगे इन डिटेल। फिर अर्ली सोशियलाइजेशन बिहेवियर यानी देखिए बच्चे का समाजीकरण, पहले तो समाजीकरण क्या है, और एक छोटे से बच्चे से एक विद्यार्थी के रूप में या कि एक टीनेजर के रूप में या शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में सोशियलाइजेशन किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है, कौन कौन से अर्ली बिहेवियर होते हैं, कौन से बाल्यावस्था में किस प्रकार का बिहेव करता है, किससे समझ में आता है कि ये सोशियलाइजेशन है, तो इसको समझेंगे। उसके बाद जो तीसरा लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन्स ऑफ सोशियलाइजेशन। मीन्स का यहाँ क्या मतलब होता है, साधन। मीन्स ऑफ सोशियलाइजेशन यानी यदि ट्रांसपोर्ट के साधन हो सकते हैं टू व्हीलर, बाइसिकल, प्लेन, रेलवे या कि वाटरवे, कोई भी जैसे जिस प्रकार के ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वैसे ही मीन्स ऑफ सोशियलाइजेशन यानी समाजीकरण के क्या क्या साधन है। इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, और इस प्रकार की हम इंफॉर्मेशन को कवर अप करेंगे, चाहे सी टेट हो गया, चाहे यूपी टेट हो गया, या कि किसी भी स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है ना, तो उसमें इस चैप्टर से आने वाले अधिकांश क्वेश्चन को ये क्लास कवर अप करेगी और सोशियलाइजेशन की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ सोशियलाइजेशन से अपने क्लास को बिगिन करते हैं। मीनिंग ऑफ सोशियलाइजेशन हिंदी में यदि समझे तो समाजीकरण का अर्थ क्या है। समाजीकरण का मतलब क्या है, समाजीकरण का क्या मतलब है, यदि इसको समझना चाहे तो हमें समझना जरूरी होगा समाज क्या है। हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई समाज क्या है। तो समाज क्या है यदि ये जानना चाहे तो समाज शास्त्र में समाज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, और बहुत सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह समाज है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह समाज है। यहाँ पे एक फैमिली हो सकती है, एक फैमिली में जैसे पेरेंट्स हो गए, मदर फादर हो गए, और उसमें उनके दो छोटे छोटे बच्चे हो गए, तो ये एक छोटा सा समाज की एक छोटी सी इकाई, इसको आप बहुत छोटा सा, बहुत समाज का एकदम प्रथम हिस्सा, समाज की बिगिनिंग बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो समाज शास्त्र में समाज का व्यापक अर्थ होता है, और समाज में व्यापक अर्थ होता है समाज शब्द का। हम क्या क्या समझते हैं जब कोई बोलता है भारतीय समाज, इससे क्या समझ में आता है कि भारत देश में रहने वाले व्यक्तियों का समूह भारतीय समाज। कोई बोलता है हिंदू समाज यानी हिंदू धर्म को मानने और उसमें विश्वास आस्था रखने वाले व्यक्तियों का समूह, ये एक प्रकार का समाज हो गया। कोई बोलता मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इस प्रकार का समाज यानी उस पर्टिकुलर या कि उस रिस्पेक्टिव रिलीजन को फॉलो करने वाले, उस रिलीजन को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों का समूह, तो रिलीजियस एस्पेक्ट से बोलते हैं। फिर एक शब्द आता है मानव समाज। मानव समाज के इतिहास में मानव समाज बोला जाता है यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों का एक समूह। तो समाज ऐसा है कि बहुत ज्यादा अम्ब्रेला टर्म है, इसका बहुत सारे अलग अलग तरीके से छोटे या बड़े रूप में इसका उपयोग होता है। पर यदि हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसमें हमें समाज कितना पढ़ना है, यानी देखिए हम कैसे पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा है, वो कहीं किसी परिवार में जन्म लेता है, उसके फिर उसका फैमिली से, फिर उसके आस पड़ोस यानी नेबर से, फिर उसके बाद स्कूल से,
फिर वो किसी क्लब या होम से, इन सब से कितना प्रभावित होता है और उनसे क्या-क्या सीखता है, ये बेसिकली हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमें ना तो भारतीय समाज, ना तो मानव समाज, इतने बहुत ज़्यादा ब्रॉड विजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम सोशियोलॉजी के इस इन डेप्थ थ्योरीज को डिस्कस करने वाले। बेसिकली हमें एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं, तो हमें ज़रूरी है कि एक बच्चे का जन्म के बाद जो समाज है ना, जो बाह्य वातावरण है ना, उससे बच्चा क्या सीखता है, क्या-क्या सीखता है और उसके जीवन में क्या प्रभाव होता है, और एक टीचर की दृष्टि से उस बच्चे का वो जो नॉलेज आस-पास ले रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करके एक बेहतरीन क्लास के अपने सिलेबस को, उसकी अंडरस्टैंडिंग की, उसकी लॉजिक को, उसकी उसकी कुल मिला के बच्चे के पोटेंशियल को, उसके सर्वांगीण विकास में क्या योगदान कर सकता है, ये सीखना हमें सोशलाइजेशन की क्लास के तहत। इस सब चर्चा से हमने ये थोड़ी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग बनाई कि समाज क्या है। अब यदि हम समाज में मान लेते हैं कि भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, यदि हम मान के चलते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी, यदि भारतीय संस्कृति की बात करें, तो यदि हमने भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का समूह भारतीय समाज हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई। अब इसमें इसके नियम को फॉलो करें जो भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत देश की अनेकता में एकता में जो विश्वास रखता हो, तो वो क्या होगा, भारतीय समाज के हिसाब से सामाजिक व्यक्ति होगा। और अनेकता में एकता में विश्वास करने वाला व्यक्ति, जिसका इस बात में आस्था है, यानी भारत का जो समाज है, भारतीय समाज है, उस बच्चे का ये समाजीकरण कर दिया है, यानी बच्चे के अंदर ये बात घुसा दी है कि अनेकता में एकता, हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी हो सकती है, पर हम एक देश के नागरिक हैं, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो एक राष्ट्रभक्त की, यानी भारतीय समाज ने क्या किया, हर एक व्यक्ति को एक राष्ट्रभक्ति की भावना सिखा दी, यानी उसने उस स्तर का समाजीकरण कर दिया। और भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, अनेकता में एकता होगा, विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार हो गए, और हम सभी कहीं ना कहीं उन सब त्योहारों में विश्वास करते हैं और उनको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बहुत सारे आइडियल्स हैं, नो मैटर हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं या कि हमारा फेथ किन पे है, पर कहीं ना कहीं हमारी, यदि अब इसमें डिवाइड कर दे तो जैसे रिलीजियस हमारे कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, तो कोई पर्टिकुलर समाज जितने भी उसके सामाजिक स्टैंडर्ड होते हैं, जितने भी सामाजिक नियम, रीत रिवाज, कानून, परंपराएं होती हैं, उसको समझाता है और बच्चे के अंदर आत्मसात करता है, बच्चा उसको सीख जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है समाजीकरण, यानी बच्चा जिस समाज में पैदा हुआ, उस समाज के नियम, कानून, परंपराएं मानने लग जाए, या कि समाज ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा उसको अपनी बातें मनवा ले, उसको आत्मसात करा दे, वही है समाजीकरण। तो ये समाजीकरण, यहाँ से उम्मीद करता हूँ क्लियर। समाजीकरण में इतनी ही बातें क्यों, यदि और भी बातें करें तो सोशलाइजेशन प्रोसेस विच अकर ग्रेजुअली इन चाइल्ड। अब सोशलाइजेशन की जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये क्या है, लगातार बच्चे में चलती रहती। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस विच अकर ग्रेजुअली इन चाइल्ड, यानी जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। यानी इसका क्या मतलब हुआ, लगातार से मतलब क्या हुआ, देखिए जितनी भी जो स्टेजेस हम पढ़ते हैं, चाहे वो पूर्व पूर्व जन्म के पूर्व गर्भावस्था की बात को छोड़ दे, तो चाहे इन्फेंसी हो, चाहे चाइल्डहुड हो, दो स्टेज में प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड, दो स्टेज का, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे एडोलेसेंस हो, और चाहे मैच्योरिटी की स्टेज हो, या कि उसके बाद भी जो वृद्धावस्था होती है, ओल्ड एज आती है, जितनी भी स्टेजेस ह्यूमन बीइंग की होती है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से फ्रॉम बर्थ, देखिए जन्म से बच्चा के समाजीकरण का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी समाज बच्चे को पैदा होने के बाद ही, देखिए जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तो अपने परिवार, जिस परिवार के जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, परिवार जिस नियमों को, जिस रिलीजन में विश्वास करता है, जिस सामाजिक मान्यताओं को मानता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे जाने या अनजाने रूप में थोपता रहता है। अब यहाँ पे थोपना शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि उस बच्चे का उन सब चीजों में इंटरेस्ट हो,
पर कई बारी जब उसके सामने आएँगी तो हो सकता है कि उसमें विश्वास करने लग जाए, है ना? तो ज़रूरी तो नहीं, तो समाज क्या है ना, अपने नियम, कायदे, कानून छोटे-छोटे बच्चों को जाने-अनजाने रूप में या ऑर्गेनिकली प्राकृतिक रूप से सिखाता रहता, और यदि कड़े शब्दों में कहें तो थोपता रहता है। तो जो समाजीकरण की प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग से यानी जन्म से सीख जाएगी। वो सभी संस्कार अपनी समाज की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की मान्यता के अनुसार धर्म स्टार्टिंग से ही, जन्म से ही प्रारंभ हो जाती हैं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया बर्थ से स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे-जैसे पढ़ने लगेगा, जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, जिस प्रकार से बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उस प्रकार से विभिन्न प्रकार के समाज, रीत, कानून, नियम, बच्चे देखिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सामाजिक कार्य है, ये असामाजिक कार्य है, इसमें आपको दंड दिया जाएगा, या कि सामाजिक रूप से आपको बहिष्कृत किया जा सकता है यदि आप ऐसी गलत आदतें करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के समाज के व्यक्ति जो हैं, समाज के जो हिस्सा है अपना, चाहे परिवार हो, परिवार में चाहे पेरेंट्स हो, या कि ग्रैंड पेरेंट्स हो, आंटी अंकल हो, या कि आस पड़ोस के व्यक्ति हों, या कि स्कूल हो, तो ये सब चीजें स्टार्टिंग से करते हैं। और कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मृत्यु तक यानी जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ग्रेजुअली ये कभी खत्म नहीं होती, लगातार व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक ये समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। और इसके बाद यदि सेकंड ऑप्शन की बात करें, समाजीकरण की के कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करने की बात करें, यदि समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है इसको और भी डेप्थ में जाएं, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म, यानी सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है, सामाजिक नॉर्म्स है, जो सामाजिक रीतियां हैं, जो सामाजिक नियम है, उनको उनको अपनाना, उनको आत्मसात करना ही सोशलाइजेशन। एक बच्चा समाज के बारे में क्या होता है, समाज के बारे में अवेयर होता है कि अवेयर नहीं होता है, मतलब समाज के प्रति आसक्ति होती है कि अनासक्ति होती है। देखिए, समाज के प्रति वक्त बच्चा अधिकांश बारी अनासक्त होता है, यानी समाज में क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है, उसको पता ही नहीं। वो तो धीरे धीरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, आस पड़ोस के थ्रू, टीचर स्कूल के थ्रू, या कि कोई सोशल इंस्टीट्यूशंस के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन के थ्रू बच्चा जानेगा ना। तो जो समाज के जितने भी नियम है उनको आत्मसात कर लेना, जो बच्चे उन चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं, यानी समाज के अच्छे नियमों को पालन कर लेते हैं, तो वो एक उस पर्टिकुलर समाज के सामाजिक व्यक्ति माने जाते हैं। और जो उनके विपरीत काम करते हैं उनको असामाजिक तत्व बोले। उनका मतलब समाजीकरण नहीं हुआ, उनका नकारात्मक, उनका सकारात्मक समाजीकरण ना होकर नकारात्मक समाजीकरण होता है। तो यानी समाज के नियमों, रीतियों, कानूनों को मानना और वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से मानना वास्तव में समाजीकरण है। उन नियमों और परंपराओं को, वैज्ञानिकता को ध्यान में रख के आत्मसात करना एक सोशलाइजेशन की प्रोसेस मानी जा सकती है। और इसमें यदि नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहे, तो इट्स प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन सोशल इन्वायरमेंट। जो सामाजिक पर्यावरण होता है ना, देखिए पर्यावरण शब्द बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है ना। जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण शब्द, इन्वायरमेंट शब्द बहुत ज्यादा विस्तृत वाक्य, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें सोशल इन्वायरमेंट हो जाएगा, नेचर भी इसमें आती है, इसमें बहुत सारे जो जानवर यानी प्रकृति में जो कुछ है, कहीं ना कहीं वो पर्यावरण के दायरे में आता है। अब यदि हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बहुत इधर उधर की चर्चा ना करके यदि सोशल इन्वायरमेंट को समझना चाहे, इट इज प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, यानी सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यानी यदि ये सोशल इन्वायरमेंट हुआ ना, तो और इसके साथ कोई भी व्यक्ति होगा, वो इसके साथ समायोजित होगा। समायोजन का क्या मतलब हुआ, समाज का पर्यावरण क्या हुआ, यानी समाज के नियम, वही समाज की रीतियां, वही समाज के स्टैंडर्ड, इस पर्टिकुलर समाज के हिसाब से ये कार्य उचित हैं, ये कार्य अनुचित है। अब एक व्यक्ति को उचित को करना है और अनुचित को नहीं करना है, सामाजिक कार्य को करना है, चाहे आपको इंटरेस्ट हो या ना हो। यदि उस समाज का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें या कि किसी भी व्यक्ति को उस सामाजिक कृत्य को करना है, और जो उस समाज के अकॉर्डिंग
असामाजिक चीजें हैं जो नहीं करना है वो हमें नहीं करना है। ये हो गया सोशल एडजस्टमेंट, ये हो गया सोशल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट। तो सोशलाइजेशन क्या है? जो सामाजिक इन्वायरमेंट बना है, यानी समाज ने जो समाज की परंपराएं हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ये चीजें हमें करनी चाहिए, इन चीजों में हमें विश्वास करना चाहिए, इन चीजों को मानना चाहिए, इन चीजों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का, शिक्षक का, माता पिता का, बड़े भाई बहन का, हमसे जो भी अग्रज है, हमसे जो भी बड़े हैं, हम उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा डूज है, समाज सोशल एलिमेंट का, समाजीकरण का हमारा डूज है। ये हमें करना चाहिए और हमें किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, किसी से अच्छा बर्ताव, किसी से हमेशा अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ गलत भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये डोंट्स हैं और इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम समाज का जो पर्यावरण बन गया है ना, जो समाज का पर्यावरण है, हम उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, यानी उन नियमों के अकॉर्डिंग अपने को ढाल रहे हैं। जो एडेप्टेशन की बात है कहीं ना कहीं यहाँ भी आ रही, उनके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सोशल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होना ही कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की प्रोसेस का हिस्सा बनना होता है। यदि नेक्स्ट स्टेप की बात करें सोशलाइजेशन में और बेहतरीन ढंग से इसको समझने का प्रयास करें, तो सोशलाइजेशन नॉट अफेक्टेड बाय हेरिडिटी, यानी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ना, सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी ना, तो ये हेरिडिटी से यानी अनुवांशिकता से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती। हो सकता है नाम मात्र की प्रभावित होती हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग जो एलिमेंट है, उनका प्रभाव होता है। पर मेनली जो सोशलाइजेशन होता है ये मेनली यानी 99% आप बोल सकते हो ये इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। एक क्या हो गई हेरिडिटी, जिसको जस्ट पिछली वाली क्लास में कवर अप किया। यदि आपने वो इंटरेस्टिंग क्लास नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। बहरहाल हम यहीं पे अभी बात करने वाले हैं। एक हो गई हेरिडिटी और एक हो गया इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या है? माता पिता के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती है थ्रू जीन्स, वो हो गई हेरिडिटी। जो हर एक व्यक्ति की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो पेरेंट्स के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन जीन्स से ट्रांसमिट होती है, वो हुई हेरिडिटी। और उसके बाद इन्वायरमेंट क्या हुआ? पर्यावरण क्या हुआ? और इसको कई बार वातावरण कहते हैं, क्योंकि पर्यावरण कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड होने वाला जो वर्ड है वो फील होता है। पर जब हम वातावरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी से कनेक्टेड वर्ड समझ में आता है। तब हम यदि वातावरण ही शब्द को ले ले तो वातावरण क्या है, वातावरण को समझें तो अब देखिए बच्चे के जन्म से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे के जन्म से समझते हैं। कोई भी बच्चा मान लीजिए किसी परिवार में जैसे ही माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो बाहर उसको जितनी भी चीजें दिखती है, आप इमेजिन करें कि कोई एक बच्चा जैसे ही जन्म प्राप्त करता है तो उसको जितनी भी बाह्य वातावरण में यानी धरती में जो कुछ भी दिखाई देती है वो सब वातावरण का हिस्सा है। उसके पेरेंट्स वातावरण का हिस्सा, उसका घर वातावरण का हिस्सा है, उसका आस पड़ोस वातावरण का हिस्सा है, उसके स्कूल कॉलेजेस वातावरण का हिस्सा है, उसका समाज, उसके फेथ, उसके बिलीफ, उसका रिलीजन, उसका कास्ट, उसका सोशल स्टैंडर्ड, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, ये सब कहीं ना कहीं वातावरण का हिस्सा है। तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, अब आते हैं अपने चैप्टर में, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, तो हेरिडिटी किसी की अनुवांशिकता से किसी की अनुवांशिकता से किसी की सोशलाइजेशन का बहुत ज्यादा क्या ही लेना देना। वास्तव में तो उसके सोशलाइजेशन वो तो वैसे ही सीखेगा ना जैसे उसके माता पिता सिखाएंगे, जैसे उसका आस पड़ोसा होगा, जिस प्रकार का स्कूल कॉलेज मिलेंगे, जिस प्रकार के टीचर्स मिलेंगे। आप जैसे वेल क्वालिफाइड पर्सन जो कि सीटेड जैसे छोटे मोटे एग्जाम को ऐसे ही निकाल पा रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी या सोशलाइजेशन की प्रोसेस को इन डेप्थ इन क्लासेस और डिफरेंट क्लासेस के माध्यम से सीख रहे हैं, तो ऐसे इस बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे तो बेहतरीन ढंग से बच्चों का तो सोशलाइजेशन होना तय ही है। तो किस प्रकार के टीचर्स मिले ये सब सीखेंगे ना। तो ये पॉइंट बेसिकली ये कह रहा है कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता का उतना ज्यादा महत्व ना होके सोशलाइजेशन की प्रोसेस में इन्वायरमेंट जिसकी हमने डिस्कस किया, वातावरण, उसका ज्यादा महत्व होता है। और सही भी है, इसमें गलत क्या है? तो मैं
सोचता हूँ कि ये 4 टॉपिक में पर्याप्त बात हो गई और बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि हमें कई कई बारी यदि दोबारा देखना पड़ जाए ये वीडियो, तो हम डेफ़िनेटली देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आराम से हमें इन डेप्थ दोबारा अंडरस्टैंड हो जाए। अब इसके बाद यदि सेकंड चैप्टर की बात करें, जो सॉरी सेकंड पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो सेकंड है उसकी यदि हम बात करें, तो अर्ली सोशल बिहेवियर किस प्रकार के होते हैं, ये सेकंड अपना पॉइंट होने वाला है। अब देखिए, क्योंकि हम बहुत सारी इधर-उधर की बातें नहीं कर सकते, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना है और हमें इसमें कहीं न कहीं टीचिंग का एग्ज़ाम देना है, तो हमें अकॉर्डिंग टू टॉपिक चलना है, हमें इधर-उधर की बातें नहीं करनी है। तो सोशल बिहेवियर यानी बच्चे का डिफरेंट स्टेज में, यानी चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो या कि पोस्ट चाइल्डहुड हो या कि एडोलसेंस हो, इनका हिंदी में मतलब होता है किशोरावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था और ये पूर्व बाल्यावस्था। इसमें इन्फेंसी यानी शैशवावस्था को नहीं रखा, क्योंकि उस स्तर में जो सामाजिकरण होता है, वो इतना ज़्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड से, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष की प्रोसेस से समझना स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड यानी किस प्रकार के इस स्टेज में कैसे पता लगता है कि बच्चों के अंदर समाजीकरण होता है, या किस किस किस्म का या किस किस किस्म के सोशलाइजेशन के एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं किस पर्टिकुलर उम्र में, या कि 2 से 6 वर्ष के बीच में बच्चा क्या हमें बताता है, जिससे हम ये अंदाजे लगा सकते हैं कि इसका किस किस्म का किस स्तर का सोशलाइजेशन हो रहा है। तो इमिटेशन, जैसे देखिए 2 से 6 वर्ष की अवस्था में इमिटेशन का मतलब नकल करना, यानी माता पिता जिस प्रकार करते हैं, तो उस प्रकार से बच्चे भी इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हुए कई बार पाए जाते हैं। यदि किसी के पेरेंट्स स्मोकिंग करते हों, यदि किसी के पेरेंट्स में से कोई मेंबर स्मोकिंग करता हो, तो बच्चे भी कोई लकड़ी का कोई कागज का टुकड़ा लेके और वो भी नकल करने लगता है। ये कई बारी हमें देखने को मिलता है। तो ये कहीं न कहीं वो समाज से देख रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई भी बुरी आदत या कि कोई भी हमारी जो बुरी आदत है, तो बच्चों के सामने नहीं करें, क्योंकि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में वो इमिटेट करेगा बच्चा। वो आपको डीपली ऑब्जर्व करेगा और अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें उसके बैठ जाएँगी। यानी हमारे पापा कर रहे हैं ऐसी चीज़ें या मॉम कर रही हैं हमारी ऐसी चीज़ें, तो शायद ये अच्छी होगी, कभी न कभी हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो इमिटेशन का जो प्रोसेस होता है, इस एज में ज़्यादा होता है। उसके बाद सोशल अप्रूवल, देखिए एक आगे थ्योरी भी आएगी, तो इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, पर सोशल अप्रूवल यानी सामाजिक अनुमोदन इसको हिंदी में बोलते हैं। सोशल अप्रूवल मतलब आप कोई भी प्रक्रिया करते हो, तो समाज मतलब माता पिता, आस पड़ोस, दादा दादी, टीचर, पेरेंट्स, जो भी आसपास के चाची चाचा, जो भी बच्चे के आसपास रह रहे हों, या कि पड़ोस के अंकल आंटी, कोई भी हो सकते हैं। तो सोशल अप्रूवल यानी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चा करता है, तो उसको सोशल अप्रूवल मिलता है, यानी सामाजिक अप्रिसिएशन मिलता है। वाह बच्चा बहुत अच्छा, वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब, ऐसे जो अप्रूवल मिलते हैं, यानी फीडबैक, ये हम कहें तो सामाजिक फीडबैक हम बोल सकते हैं। यानी समाज उसमें किस प्रकार से रिएक्शन देता है, तो जिस प्रकार से समाज का रिएक्शन होता है, जिस प्रकार से समाज के व्यक्तियों का, पेरेंट्स का हो गया, बेसिकली टीचर्स का हो गया, किस प्रकार का रिप्लाई आता है। यदि रिप्लाई पॉजिटिव आता है, वाह बच्चे, शाबाश बच्चे, वेल डन बच्चे, वेरी गुड बच्चे, एक्सीलेंट जॉब, यदि हम इस प्रकार के पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं, तो बच्चा वो सब चीजें कई बारी करते हुए पाया जाता है। तो इस स्तर में सामाजिक अप्रूवल की भी कहीं न कहीं एक टेंडेंसी बच्चों में देखी जाती है। फिर सिंपैथी और एम्पैथी, सहानुभूति और समानुभूति। सिंपैथी मतलब सहानुभूति और एम्पैथी मतलब समानुभूति। सहानुभूति मतलब आप किसी का दर्द समझ पाना, और एम्पैथी मतलब आपको भी ऐसा दर्द हुआ है, तो उसके साथ एकदम प्रैक्टिकली फील कर पाना। तो बच्चे में कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सीखता भी है, और इन सब चीज़ों की इच्छा भी रखता है इस उम्र में कि हमारे साथ कुछ न कुछ सिंपैथी दिखाई जाए। हमें यदि प्रॉब्लम होती है, तो हमें पैम्परिंग की जाए, क्योंकि
इस बच्चे में रोना धोना बहुत कुछ चलता रहता है। तो बच्चे रोते ही बेसिकली इस बात से है कि हमें कोई मनाएगा, हमें कुल मिला के कोई मनाने आएगा, हमें मॉम चॉकलेट देंगी या कि हमें पॉजिटिवली अप्रिशिएट करेगी कुछ भी। तो कहीं न कहीं सिंपैथी और एम्पैथी की भावना होती है। राइवलरी यानी विरोध। इस प्रकार में ऐसे सोशलाइजेशन के भी अब बोलेंगे कि झगड़े से सोशलाइजेशन का क्या कनेक्शन है? देखिए बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। राइवलरी यानी झगड़े से या विरोध प्रदर्शित करने से ये भी समाजीकरण का हिस्सा है। या अब कैसे हिस्सा है? इससे ये देखने को मिलता है कि बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहा है किसी के सामने। किसी बात या किसी मुद्दे में या कि किसी विषय में बच्चा विरोध जता पा रहा है, उसके सामने रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उससे असहमति बना रहा है। ये भी तो समाजीकरण का हिस्सा है। हम सभी के सामने हाँ ही हाँ तो नहीं बोल सकते। कहीं न कहीं तो हम किसी न किसी चीज़ का किसी मुद्दे में आके, किसी कोने में आके हम किसी न किसी चीज़ का विरोध करेंगे। और समाजीकरण का ये प्रोसेस भी है कि हमेशा हाँ हाँ तो नहीं होती। कहीं एक वक्त के बाद हमें हाँ ना भी तो बोलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं राइवलरी से ये देखने को मिलता है कि अब होता ये इस स्तर में किस किस्म का है, बच्चे खेल रहे हैं और उसमें झगड़ने लग गए, अपने छोटे-छोटे उल्टे-सीधे लॉजिक देना चालू हो गए। तो इस किस्म की टेंडेंसी जो कि समाजीकरण का, अब बच्चा जब किसी से बात करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, किसी मुद्दे में सहमति-असहमति जताएगा, तभी तो उसका समाजीकरण होगा, तभी तो उसके फ्रेंड बनेंगे, टूटेंगे, झगड़ा होगा, फिर मित्रता होगी। यही तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है समाज में। उसके बाद अटैचमेंट, इसमें इस उम्र में देखा गया है अटैचमेंट। अटैचमेंट 2-3 प्रकार का हो सकता है। हो सकता है उसका तो सेम एज के बच्चों के साथ उसका अटैचमेंट हो जाए। किसी के साथ छोटे-छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा नेम प्रेम चलता रहता है। बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड बनते रहते हैं। इस उम्र के बच्चे यदि स्टार्टिंग से स्कूल में जाते हैं तो हमेशा अपने मॉम से, अपने पेरेंट्स से अपने स्टूडेंट के बारे में मेरा फ्रेंड ऐसा है, मैं उसका टिफिन खाया, ये किया वो किया, मॉम ने ऐसे बोला, मेरे फ्रेंड को ऐसे बोला, मुझे गुड बोला। इस प्रकार के कन्वर्सेशन कई बारी देखे जाते। यदि हम छोटे-छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे जो अभी स्कूल जाने लग गए हैं, तो आप इन बातों से कनेक्ट कर पाएगा कि अटैचमेंट की। और इसका एक और प्रोसेस है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई-कोई बच्चे अपने दादा से या दादी से डीपली अटैच्ड होते हैं। वो कभी मॉम के अपनी पेरेंट्स के साथ नहीं सोएँगे, अपने भाइयों के साथ नहीं सोएँगे, पर वो अपने दादा या दादी के साथ सोना पसंद करेंगे। उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनता है, तो अटैचमेंट की भी प्रोसेस होती है। उसके बाद फ्रेंडशिप, यहाँ पे कहीं न कहीं मित्रता की भावना अपने बच्चों के अंदर, जो समाजीकरण का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो कहीं न कहीं मित्रता का भी गुण इस समय से धीरे-धीरे देखने को, बच्चा अपने मित्र खोजना या बनाना प्रारंभ कर देता है। एग्रेशन, इस उम्र में बच्चा अपना एग्रेशन दिखाता, अपना गुस्सा दिखाता, अपनी असहमति दर्ज कर रहा है। इससे समझ में आता है कि बच्चा कुछ चीज़ें समझ रहा है और कुछ चीज़ों को विरोध कर रहा है, यानी उससे असहमत हो रहा है। ये भी समाजीकरण, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड में इस प्रकार के सोशलाइजेशन के इंडिकेटर्स है ना, सोशलाइजेशन के बल्ब है ना, वो जलने लगते हैं इस उम्र में। तो हम ये समझ जाते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड की कुछ कवायद हो गई, कुछ सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें पोस्ट चाइल्डहुड की, जो 6 से 12, अब ये कहीं न कहीं कुछ ठीक-ठाक उम्र लग रही है। तो इसमें किस प्रकार की कंडीशन देखें, 6 से 12 वर्ष में सोशल अप्रूवल। अब सोशल अप्रूवल देखिए, 12 वर्ष की अवस्था कुछ ज़्यादा अवस्था होती है। ये इसमें कहीं न कहीं किशोरावस्था का एक तट भी नज़र आता है। तो इसमें सोशल अप्रूवल यानी बच्चे ये उम्मीद रखते हैं, कहीं न कहीं समाज से अप्रूवल, यहाँ भी अप्रूवल पाने की टेंडेंसी होती है। समाज उनको सराहे, यानी उनको एप्रिशिएट करे, उन्हें पॉजिटिवली फीडबैक दे। तो इस प्रकार की टेंडेंसी बच्चों के अंदर पाई। बच्चे वो कई बारी वो बातें करेगी, स्पोर्ट में ऐसा सब वो कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास करेगी, अपनी अचीवमेंट को बताने का कई बारी ट्राई करते दिखेंगे, जिससे उनको सोशल अप्रूवल मिले, सोशल एप्रिसिएशन। सोशल अप्रूवल और सोशल एप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ? आस-पड़ोस के अंकल हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो उनको वाह-वाह कहें, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा तो कई बारी कोई-कोई कर पाता है, इतने अच्छे मार्क्स तो कोई-कोई लेके आ पाता है। आपने बहुत बहुत मेहनत की बच्चे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आपको मैं ये दिलवा दूँगा, आप ऐसे ही पढ़ते रहो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। यानी उनको पॉजिटिव फीडबैक की ज़रूरत हुई। राइवलरी, मैंने राइवलरी पहले ही स्टेज में बता दी।
इसमें भी कुछ विरोध होता है। जहाँ पे नेम प्रेम होगा, जहाँ पे मित्रता जैसे गुण होंगे, तो कहीं न कहीं विरोध भी आएगा, तो कहीं न कहीं राइवलरी की भी जो टेंडेंसी है इस भी स्टेज में देखने को मिलती है। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टेंडेंसी देखने को मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कई फॉर्मेट में हो सकती है। जैसे फैमिली के आपके छोटे-छोटे कार्य में, यदि क्या है, प्रोफेशनल पेरेंट है, यदि पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, मॉम जॉब कर रही है या कि फादर या कि दोनों जॉब कर रहे हैं, तो छोटे-छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चा सीख जाता है। उसको पता होता है कि पेरेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था आप आसानी से समझ जाएँ। ये इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखें तो हम किसी न अपने, यदि रूरल रूरल इंडिया में देखा जाए, तो इस उम्र के बच्चे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं अपने पेरेंट्स का। वो कभी खेत जाएँगे और कभी कुछ थोड़ी-सी हेल्प कर दी, कभी कुछ हेल्प कर दी। यानी पढ़ाई-लिखाई के साथ बहुत सारी प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे कहीं न कहीं इंडिकेशन मिलता रहता है। बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी, और ये तो फैमिली हो गई। स्पोर्ट में ये इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका जो रूट होता है ना, तो कहीं न कहीं स्पोर्ट के साथ कनेक्शन होता है। जब बच्चा कुछ इंडोर या आउटडोर गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप, ऐसी क्वालिटीज जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनकॉन्शियस माइंड में, इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेहतरीन क्वालिटीज कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती। फिर सोशल स्किल। यदि सोशल स्किल की बात करें तो सामाजिक कौशल क्या है? सामाजिक कौशल यदि आप देखें तो किसी के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना, वेल सामाजिक वेल सामाजिक स्किल हो गई है। अपने जो संस्कृति के हिसाब पर्व हो गया, चाहे राष्ट्रीय हो या कि धर्म विशेष का हो, उन पे फेथ रखना, उनको बेहतरीन ढंग से उनको सेलिब्रेट करना, एक हेल्दी सामाजिक इन्वायरमेंट बना के रखना, इन्वायरमेंट के प्रति सजग रहना, अपने आसपास हाइजीन यानी साफ सफाई का मेंटेन करना। तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, किसी किसी एनजीओ में भाग लेके, किसी एनजीओ में पार्टी, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी शासन के ऐसे काम जो व्यक्ति अपनी खुद जिम्मेदारी लेके करते हैं, उसको एनजीओ बोलते हैं। तो ऐसे एनजीओ में कुछ वॉलेंटियर करना, यानी कुछ अपना श्रम दान करना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोशल स्किल्स भी सीखते हुए बच्चे नजर आते हैं, और इस प्रकार के सोशल डेवलपमेंट इस एज में होता है। अब इसके पश्चात बात करें तो एडोलसेंस। एडोलसेंस का हिंदी होता है किशोरावस्था। इसका क्या मतलब हुआ? जब बच्चे टीन एज में बेसिकली आते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों की तो सभी बात करते हैं, पर सोशलाइजेशन इसमें किस प्रकार होता है? इम्पैक्ट्स ऑफ पियर, इसका क्या मतलब हुआ? जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, यानी उसके जो मित्रगण होते हैं ना, मित्रगण, जिनके साथ वो रहता है, जिनके साथ उठता है बैठता है, क्लास में जिनके साथ बैठता है, कन्वर्सेशन करता है, उनके साथ स्पोर्ट पार्टिसिपेट करता है, घूमता है फिरता है ना, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जाता है, विभिन्न प्रकार का जो वक्त बिता रहा है, उनका प्रभाव इस उम्र में ज़्यादा देखना। आप कई बारी, यदि आप खुद एक बात को ऑब्जर्व करें, तो कई बारी देखेंगे इस उम्र के जो फ्रेंड है तो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन जाए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के इमोशंस और डीप जो फ्रेंडशिप, ओरिजिनल फ्रेंडशिप होती है ना, तो इस उम्र में ही बनती है। क्योंकि इसमें जो पियर्स का, यानी फ्रेंड्स का, मित्रगण का, कि जिनके साथ रहते हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार इसमें क्या होता है? न्यू सोशल क्लब। बच्चे इस उम्र में कई सामाजिक क्लबों को, चाहे वो समाज जन कल्याण के कार्य हों या यदि बहुत साधारण बात करें तो यदि आप अपने कोई घरों में, परिवारों में कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार के फंक्शंस यदि ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको लीड करना, उनको मैनेज करना, उनकी व्यवस्था देखभाल करना, उनमें पार्टिसिपेट करना, तो इस प्रकार की फीलिंग आती है। नए नए सोशल क्लब में जुड़ पाना, नई लैंग्वेज को सीख पाना, जिम्नास्टिक करना, व्यायाम करना, योगा करना, ध्यान करना, जिस प्रकार की सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट की टाइप की विजडम होती है, उन सब में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड होता है, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ के एक फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सोचना और समझने की प्रोसेस यहाँ से चालू हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल क्लब से वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य का जो प्रोफेशनलिज्म है ना,
क्या वो करना चाहता है, इस सब के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस यानी विरोध की भावना किस प्रकार। अब इसमें बच्चा क्या है, क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, उसके यदि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जैसे ही बात करेंगे ना, जैसे ही जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात करेंगे तो इसमें इन डेप्थ जानकारी मिलेगी और एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन वहां से रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि हम जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहरहाल अभी यदि बात करेंगे फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इस उम्र में क्या होता है कि हमारी जो लॉजिकल या कि कॉग्निशन होता है ना, जो तर्क करने की, सोचने की, समझने की, एनालिसिस की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये सब जो हमारी इनबिल्ड कैपेसिटी होती है ना, तो इस मेच्योरिटी तक डेवलप हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा ये समझने लग जाता है कि ये बातें सही है और ये बातें गलत है, ये बातें इतनी गलत है और इतनी यहाँ तक सही है, पर यहाँ के बाद इतनी गलत है। तो जो भी बातें बच्चे को गलत लगती है, तो इस उम्र में बहुत सारे इंटरनल हार्मोनल एक्टिविटी होता है, तो बच्चा रजिस्ट करता है, बच्चा अपना विरोध दिखाते हुए। कई बार टीन एजर्स में देखेंगे कि किसी छोटी सी बात में कुछ ज्यादा ही गुस्सा उनको आता है। क्यों? क्योंकि एक तो उनके डिफरेंट टाइप के हार्मोन एक्टिवेट होते हैं उस उम्र में, और लॉजिकल जो उनकी मेंटल एबिलिटी होता है वो नई नई एक्टिवेट होती है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यदि बच्चे को लगेगा कि समाज में किसी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, किसी कमजोर असहाय व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, तो उसके फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस की भावना जरूर देखने को मिलती है। इसके बाद देखें तो क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें थिंकिंग का जो लेवल है ना, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या, एक सब्जेक्ट मैटर हुआ, उसमें डिफरेंट तरीके से सोच पाना, खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना पाना, तो इस सब की मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है। अब ये मैटर करता है कि कौन से बच्चे को किस इन्वायरमेंट में रखा गया है। एक मुद्दे में, यानी यदि डेमोक्रेसी में बात करें तो एक या कि 4 से 5 बच्चे इस उम्र के रख दिए जाए, तो अलग अलग से डेमोक्रेसी की अपनी खुद की डेफिनेशन या कि अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो कुछ न कुछ अलग और कुछ न कुछ क्रिएटिव बताएंगे। यदि क्रिएटिव थिंकिंग की और भी बात करें, यदि इसको आर्ट से कनेक्ट करें, तो डिफरेंट टाइप के जो आर्ट्स की ड्राइंग है, इन सब चीज़ों की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी, साइंस के डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाना, इन सब की जो इंटरेस्ट होता है और इनके द्वारा होने वाला सोशलाइजेशन, इनके द्वारा होने वाली अंडरस्टैंडिंग, पेरेंट्स के साथ मिलके काम करना या कि टीचर्स के साथ मिलके काम करना और अपने सोशलाइजेशन को डेवलप करना, ये सब की एक्टिविटी इन सब स्टेज में डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो डिफरेंट स्टेज में किस प्रकार की सोशलाइजेशन के इंडिकेशन, सो कॉल्ड इंडिकेशन देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से सोशलाइजेशन हो रहा है, ये सब बातें थे डिफरेंट एज ऑफ स्टेज में व्यक्ति के। इसके बाद यदि बात करें तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना होने वाला है, मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के साधन। अब देखिए, समाजीकरण के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, पर यदि हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन की बनानी है, तो समाजीकरण के क्या साधन है, इसको और आसान करूं, यानी वो कौन कौन से समाज के टूल है जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया, जो कि हम पहले समझ चुके हैं, वो होती है। किसी व्यक्ति के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया को करने के लिए कौन कौन से टूल है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसे समाज के कौन से तत्व हैं जिससे व्यक्ति का समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है या उनके द्वारा उनके हिस्से का समाजीकरण होता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, तो उसको बोलते हैं फैमिली को हिंदी में परिवार बोलते हैं, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो परिवार जो होता है ना, तो परिवार के बारे में जो फर्स्ट टर्म क्या लिखा, फर्स्ट स्कूल। देखिए, परिवार प्रथम स्कूल है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ह्यूमन का, किसी भी व्यक्ति का जो प्रथम शाला है क्या है, उसका परिवार है। ऐसा क्यों बोलते हैं? कहीं भी आप जाओगे ना,
कोई भी गलत काम करोगे तो एक ही बात आपको सुनने को मिलेगी, और वो बात क्या होगी? आपके माता-पिता ने यही सिखाया है। झट से कोई भी व्यक्ति बोलेगा, आपके पेरेंट्स आपको इस प्रकार के मैनर्स सिखाए हैं, आप यही बिहेव करेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन की ऐसे ही धज्जियाँ उड़ाएँगे आप, यदि हमसे कोई भी छोटी-सी गलती हो गया। क्यों? क्योंकि परिवार प्रथम स्कूल है। हमारे पेरेंट्स हमें किस प्रकार के संस्कार देते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करने का, लोगों के साथ फीलिंग समझने का, फीलिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करने का, या कि किसी का कभी भी मजाक उड़ा देना, किस प्रकार के बेसिकली हमें संस्कार दिए जा रहे हैं। हम सभी यदि इमेजिन करें तो कितनी अच्छी-अच्छी बातें कि हमारे मॉम से, हमारे फादर से हार्ड वर्किंग हो, कोऑपरेशन हो, किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, इमोशनली किसी को पैम्परिंग करनी है, किसी को सहानुभूति देनी है। ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से ही सीखते हैं ना, अपने घर से ही सीखते हैं ना। लोगों के साथ कैसे मैनेज करना है, ये कहीं न कहीं हम इसकी जो लर्निंग है तो घर से ही सीखते हैं ना। फिर इसके बाद जो सेकंड इसमें जो कीवर्ड है, तो मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिकता का विकास। देखिए, नैतिकता जो है ना, समाज के हिसाब से बदल भी सकती है। नैतिकता ऐसी कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि एक समाज में जैसी नैतिकता है तो पूरे यूनिवर्स में होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर समाज के हिसाब से क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है, इसमें जैसे त्याग करना, समाज के लिए अपना कुछ त्याग कर देना, बलिदान कर देना, इसमें हम देखें कि कितना हमारे, यदि हम किसी अपने स्वतंत्रता संग्रामियों की हिस्ट्री पढ़ें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, तो हमें ये समझ में आता है कि उनका मोरल डेवलपमेंट कितने हाईली स्टैंडर्ड में रहा होगा। उनकी मोरल लेवल, उनका मोरल स्टैंडर्ड कितना हाई रहा होगा, कितने ऑनेस्ट व्यक्ति, कितने देश के लिए समर्पित व्यक्ति। यानी नैतिकता कहीं न कहीं ईमानदारी से भी कनेक्टेड होती है, कहीं न कहीं ईमानदारी से भी कनेक्टेड होती है। हम कहीं किसी भी कोई भी जॉब में हो या कि कोई स्कूल में हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम नैतिक रूप से इतने मजबूत हैं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी के साथ अपना वो पूरा एफर्ट डालते हैं, वो पूरा परिश्रम करते हैं जितना हम परिश्रम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे परिवार ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे अंकल आंटी, हमारे पड़ोस ने ये हमें सिखाया है कि हमें मॉरली स्ट्रांग होना चाहिए, जिसका मतलब हम अंदर से एकदम सच्चे हों, सीधा डायरेक्टली सोच पा रहे हो, हमारे अंदर छल और कपट नहीं हो। ये कहीं न कहीं नैतिकता का लेसन डिफरेंट चाहे वो हमारी दादी हो या दादा हो, चाहे डिफरेंट स्टोरी के थ्रू ही क्यों ना, चाहे पंचतंत्र की कहानियों से ही क्यों ना हम सीखें, पर कई बारी हम ये जो नैतिकता का डिफरेंट हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे कहीं ना हो, क्यों ना सीखे, पर कहीं ना कहीं समाज में भी ऐसी, हमारे परिवार में भी मोरल डेवलपमेंट के बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन सिखाए जाते हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी भी बच्चे की जो किसी भी परिवार में जन्म लेगा, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? उसकी मदर लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं, उसकी मॉम की, उसके परिवार की जो भाषा होगी वो उसकी बच्चे की भाषा होगी, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज तो वो पर्सनल एफर्ट करके स्कूल कॉलेज डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके सीख पाएगा, पर जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा वो ऑब्जर्वेशन से। लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? LSRW लैंग्वेज को सीखने का ये फार्मूला होता है, ये ऑर्गेनिक कह लो, साइंटिफिक कह लो, यही एक फार्मूला है जिससे बच्चे सीखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये लैंग्वेज को सीखने के नियम होते हैं, इसी से प्राकृतिक रूप से बच्चा सीखता है। लिसनिंग, जब छोटा बच्चा होता है सब कुछ सुन रहा होता है कि क्या बोल रहे हैं, पप्पा पप्पा पप्पा, पहले बच्चे को ऐसे बोलते हैं तो वो भी सुन लेते हैं, यार ये शब्द कई बार सुनने में आया, क्या होता है इसका मतलब, वो पप्पा बोलने लग जाता है। तो लिसनिंग, उसके बाद लिसनिंग के बाद डायरेक्ट स्पीकिंग करता है, जो कि हम अंग्रेजी में बिल्कुल गलत है। हम पहले तो उसका रीडिंग करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं और फिर स्पीकिंग ट्राई करते हैं, इसलिए तो हमसे हो नहीं पाती है। तो वैज्ञानिक रूप से क्या होता है, पहले लिसनिंग, बच्चा क्या करता है, बच्चे से हमें सीखने को मिलेगा कि बच्चा पहले क्या करता है, लिसन करता है, और जो भी लिसन कर लिया
तो वो इस बात की टेंशन में नहीं रहता है कि हमने जो सुन लिया है, जो सीख लिया वो सही है कि गलत। सही गलत तो हम बाद में भी सही कर लेंगे, पहले स्पीकिंग तो करें। तो बच्चा क्या कर देता है, स्पीकिंग, और स्पीकिंग के बाद फिर क्या है, रीडिंग धीरे धीरे आती है, और हाईएस्ट लेवल होता है इसका राइटिंग, हम कुछ लिख पाएं, अपने भावों को बुक में या शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित कर पाएं। तो ये कहीं ना कहीं परिवार से ही हमारी फर्स्ट लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। इसमें एक और बात होती है कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है या कि जॉइंट फैमिली, यानी ये एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। ये देखा जाता है कि संयुक्त परिवार के बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उनके शब्द भंडार बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं एकल परिवार वाले बच्चों की दृष्टि से, ऐसा साइंटिफिकली और बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या एकेडमिशियन रिसर्च के थ्रू इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं। इसके बाद यदि हम समाज मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हो, रोटी, कपड़ा और मकान। बच्चों को इन तीनों की कभी टेंशन नहीं होती, जब तक उसके मॉम है, फादर है, पेरेंट्स है, फैमिली है, तब तक बच्चों को इन सब चीज़ों की इनसिक्योरिटी नहीं होती। अब ये मुझे बताइए कि किसी बच्चे से आप ये 3 चीज़ें छीन लो और फिर बोलो उसका समाजीकरण बढ़िया से नहीं हो, बच्चा इन चीज़ों से ही जब नहीं निकल पाएगा तो उसका समाजीकरण, उसको नैतिकता, जाति, धर्म, पॉलिटिक्स अब क्या ही सिखा पाओगे। वो बच्चा भूखा है और अब उसको नैतिकता, धर्म, जाति और बहुत सारे मनोविज्ञान और दर्शन की बातें करोगे तो वो कितनी बातें सुनेगा, नहीं सुनेगा ना। फिर आप उसको समाजीकरण की बात ही क्यों समझाओगे। तो ये सब बातें होती। फिर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, इससे भी इंटरटेनमेंट में आता है। इंटरटेनमेंट में केवल म्यूजिक, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक नहीं है, इसमें क्या होता है, आप स्पोर्ट की फैसिलिटी किस प्रकार की है और किस प्रकार के गेम्स या स्पोर्ट्स हैं अपने आसपास, किस प्रकार के सोशल क्लब हैं हमारे आसपास, लाइब्रेरी है कि नहीं, यानी हमें मनोरंजन के, स्वस्थ मनोरंजन के, मनोरंजन में क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाले भी मनोरंजन हो सकते हैं, हमारे आसपास बेहतरीन लाइब्रेरी हो, बहुत सारे स्पोर्ट के क्लब हों, हम उनको ज्वाइन करके बहुत सारी अच्छी बातें, और नकारात्मक भी मनोरंजन के साधन हो सकते हैं जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। तो ये भी पोटेंशियल होता है। तो मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट किस प्रकार के हैं, इससे भी मैटर करता है। अब मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट की और भी बात यदि मैं बताऊं तो देखिए फैमिली से क्यों कनेक्टेड, यानी फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, किसी भी फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी सामाजिक रूप से वो कहाँ पे खड़ा होता है, उच्च वर्ग है, मध्यम है, निम्न, या कि मध्यम के भी 3 कैटेगरी कर लो, और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस फैमिली का, उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन डिफरेंट करता है। इसके बाद हम यदि बात करें तो सेकंड मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण का जो सेकंड साधन है जो जिससे सोशलाइजेशन होता है, तो वो क्या होता है, नेबरहुड। नेबरहुड का हिंदी होता है आस पड़ोस, है हमारा पड़ोस। हम कितनी अच्छी बातें या बुरी बातें सीखते हैं, अधिकांश पड़ोस वाली आंटी, एक तो बहुत सारा फेमस है, कहीं भी बात पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाले अंकल हमें ये बोला करते थे, पड़ोस वाली आंटी ऐसे बोलते, शर्मा जी, एक तो बहुत अच्छा वो चलता जोक, शर्मा जी के बेटे। मतलब हमें पड़ोस क्या बताता है, हमें पड़ोस क्या सिखाता है, और समाजीकरण कहीं ना कहीं पड़ोस से भी होता है। तो नेबरहुड से हम यदि खुद अपना, अब देखिए इसमें पढ़ाने वाली क्या बात है, हम तो खुद इतने बड़े हो गए हैं ना कि हम इन सब बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बहरहाल हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि समझें तो न्यू बिहेवियर में क्या है, देखिए समाज, फैमिली जो है ना, हमारा परिवार जो है ना, तो समाज का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार, है ना। और परिवार की एक सीमित दायरा होता है, परिवार की भी एक सीमित परिधि है। वो कैसे, भाई हमारे पेरेंट्स का एक सीमित एक्सपर्टीज होगी, एक्सपर्ट भी होंगे तो किसी एक ही फील्ड के होंगे ना, ऑल राउंड, मतलब संसार की सभी फील्ड के तो एक्सपर्ट हो नहीं जाएंगे। तो समाज में सिखाने की एक परिवार की अपनी कैपेसिटी होती है। और जो नए बिहेवियर, बेहतरीन चीज़ें है कि थोड़ी से उतनी सामाजिक या असामाजिक बातें हम कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। गुड और बैड हैबिट्स, देखिए हम बहुत सारी गुड हैबिट्स अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, और कहीं ना कहीं जो बैड हैबिट्स हैं या कि लैंग्वेज में हमने बहुत सारे
असामाजिक शब्द अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर लिए, ये कहीं न कहीं आस-पड़ोस का हिस्सा होता है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत भाषा या कि गलत शब्द नहीं सिखाते। कहीं न कहीं हम पड़ोस से या आस-पास से सुन के या कि बोल के एक्सपीरियंस करके सीख जाते हैं। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व को यदि बहुत सिंपल भाषा में बोले तो क्या है? व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा साधारण भाषा में बोले तो क्या? कोई बढ़िया सा हट्टा-कट्टा बढ़िया शर्ट पैंट या कि कोई ब ब बढ़िया सा सूट पहन के आ गया तो क्या पर्सनैलिटी है? हाँ, पर्सनैलिटी है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर केवल अच्छा सा सनग्लास लगा लेना, अच्छा सा सूट पहन लेना और अच्छे से शूज़ पहन लेना ही पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी उससे कहीं ज़्यादा है। वो बच्चा सोचता कैसे है? बच्चा दूसरों के प्रति कैसे ये सकारात्मक या नकारात्मक भावना कैसे रखता है? उसको उसका दुनिया को देखने का तरीका किस प्रकार का है? वो किसी एक बिंदु पे उसका इंटरेस्ट क्या है? किसी एक बिंदु में कितने तरीकों से सोच पाता है? हैं? और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की फीलिंग्स रखता है? कितना कोऑपरेटिव है? कितना एडजस्टमेंट की एबिलिटी है? किस प्रकार का किस प्रकार की सिचुएशन में किस प्रकार का रिएक्शन देता है, एक्शन और रिएक्शन उसका किस प्रकार का है, कन्वर्सेशन किस प्रकार, ये सब पर्सनालिटी के एस्पेक्ट होते हैं। जैसे एकदम बेहतरीन अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शूज पहनना पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो सकता है, तो इस प्रकार के सोशल बिहेवियर भी पर्सनालिटी का हिस्सा है और कहीं ना कहीं ये नेवर से हमारे आस पड़ोस से डीपली अफेक्टेड होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल सोशलाइजेशन में स्कूल का क्या योगदान होता है, ये तो हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझते हैं। पर इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए सेकंड इंस्टीट्यूट आफ्टर फैमिली, देखिए सेकंड मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूट है, संस्था। क्योंकि स्कूल भी समाज की संस्था ही है। अब ये संस्था कैसे बनी होगी यदि ये देखें तो देखें, जब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही होगी, यानी जो हम बंदरों से आदमी बनने की प्रोसेस चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी आया होगा कि लोगों को, बड़े बूढ़ों को एक बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों को, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो कोई ना कोई ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो केवल ज्ञान ही देने का काम करें। तो इस प्रकार की परंपराएं शुरू हुई होंगी जो कहीं न कहीं स्टेट और उस समय की राजा रजवाड़ों के काल में इस प्रकार की टेंडेंसी विकसित हो गई। यानी स्कूल का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा इंस्टीट्यूट का इसका जो फिलॉसफी है क्या है, हर एक पेरेंट्स हर समय अपने बच्चों को हर वो चीज़ नहीं सिखा सकता, तो इसके लिए एक संस्था समाज ने बना दी कि जहाँ पे केवल सीखने सिखाने का ही काम होगा। तो स्कूल में सेकंड इंस्टीट्यूट है, जो परिवार के बाद सबसे ज़्यादा गहरा इफेक्ट होता है वो स्कूल का होता है बेसिकली। फिर हमें स्कूल में क्या है, डिफरेंट टाइप की नॉलेज, हम जिस देश में रहते हैं उसका देश का भूगोल क्या रहा है, उसका गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, वहाँ पे कितने प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस कैसे हुए हैं, जुडिशरी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है, इवन हम साइकोलॉजी क्या होती है, और हमें इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें स्कूल में ही तो सीखने को मिलती है। ये सब डिफरेंट टाइप की जो नॉलेज हमें स्कूल में ही तो मिलती है। सोशल स्किल्स, यानी समाज के हिसाब से क्या सही है क्या सही नहीं है, ये डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किस प्रकार का समाज में व्यवहार करना, ये सब स्कूल से ही तो सीखते हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू थिंग्स, यानी हम कोई नई साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में अपने टीचर से सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें, यदि हम साइंस के बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं और समाज में कल्चरल एक्टिविटी करते हैं, नेशनल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। हम पीयर ग्रुप यानी ग्रुप में रहना, ग्रुप के साथ काम करना, ये सब कहीं ना कहीं सीखते हैं स्कूल में रह के या कि स्कूल में जाके। उसके बाद स्कूल इन्वायरमेंट एंड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। स्कूल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? स्कूल इन्वायरमेंट में दो चीजें आती हैं, देखिए, एक होता है टीचिंग स्टाफ, एक होता है नॉन टीचिंग स्टाफ, है ना। तो स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, यानी टीचर कैसे है, आपकी जैसे वेल
सीटेट या कि कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करके स्कूल में जा रहे हैं, या कि वेल ट्रेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी की उनको अंडरस्टैंडिंग है, या कि उनको उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी में होगी, तो वो उसी स्तर का डीप कनेक्शन बना पाएगा बच्चों के साथ। क्योंकि जो बेहतरीन ढंग से बच्चों को जान पा रहा है, समझ पा रहा है, जैसे कि आप सब लोग जानने और समझने लगेंगे ऐसी ही क्लासों को देख और सुन के, तो कहीं ना कहीं स्कूल का एनवायरनमेंट, भाई नॉन टीचिंग स्टाफ बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, सुनता भी है कि नहीं, तो स्कूल का एनवायरनमेंट इससे भी बनता है। फिर टीचिंग स्टाफ कैसा है, यानी जो हमें शिक्षा देने वाले हैं वो कैसे हैं। जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन क्लासरूम की बात की जा रही है, यानी क्लास में जो हमारे टीचर्स आ रहे हैं कि आप टीचिंग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की प्रॉब्लम को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सुनते हैं तो दिल से सुनते हैं, या कि बस सुन ही रहे हैं क्योंकि हमें सुनना पड़ रहा है। यदि बच्चों की प्रॉब्लम को आप बढ़िया से समझ रहे हैं, उनको बढ़िया से समझा रहे हैं, तभी तो वास्तव में बच्चों का आप सर्वांगीण विकास के हिस्सेदार बन सकेंगे। बच्चों के अंदर बच्चों के मन में अपना एक डीप कनेक्शन वो छोड़ पाएंगे, सही से इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो एक इससे कहीं ना कहीं स्कूल का एनवायरनमेंट बनता है, और स्कूल में डेमोक्रेटिक माहौल का एनवायरनमेंट बनता है। रूट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, स्कूल में ये भी सिखाया जाता है कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब सभी का सम्मान करना है। और स्कूल की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है, हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं टीचर्स का सम्मान बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों को भी हमेशा बेवकूफ़ या गधा ना समझना चाहिए। जैसे जीन पियाजे ने क्या बोला है कि बच्चा खुद ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उसकी बुद्धि का निर्माण होता है। बच्चा अन्वेषणवादी है, बच्चा कुछ सीखता है, कुछ जानता है, कुछ समझता है, उसमें खुद ऐसी पोटेंशियल एक्टिविटीज कई बारी करता रहता है जिससे बच्चा अच्छी अच्छी चीजें सीखता रहता है। तो इस प्रकार के जो नॉलेज जब जीन पियाजे पढ़ेंगे तो इसको तो इन डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई भी बच्चा बिल्कुल पागल या गधा नहीं होता, उसके अंदर फुल पोटेंशियल होता है। वो इतना समाज या देश दुनिया के बारे में जान पाता है, तभी तो आप पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। यदि बच्चा कुछ भी न जाने, आप यदि गाय बोलो और पशु बोलो, जानवर बोलो और गाय बोलो, यदि उसने कभी देखा ना हो, जाना ना हो, समझा ना हो, तो फिर आपकी बातों का क्या ही महत्व। आप ऐसी कोई बात बताओ जो बच्चे की इमेजिनेशन में आज तक आई नहीं, तो उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों का भी एक स्तर तक सम्मान, टीचरों का भी सम्मान, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट ही बेहतरीन सोशलाइजेशन की प्रोसेस। क्योंकि टीचर का काम ही क्या है, समाज का हिस्सा है बच्चा, समाज का हिस्सा है टीचर। और एज ए टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूट में, या कि हमारे अंदर जो भी बच्चा आएगा उसे हम एक बेहतरीन सामाजिक प्राणी बना के समाज को सौंप देंगे। यानी वो जिस भी प्रोफेशन में जाएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएगा और जहाँ भी जाएगा, तो कोई ये नहीं बोल पाएगा बहुत ज़्यादा अनसोशियल आदमी है, बहुत ज़्यादा इलरेटरेट आदमी है, बहुत ज़्यादा अनसोशियल एक्टिविटी करने वाला है। सभी ये बोलेंगे कि बेहतरीन एक सामाजिक प्राणी बना के इन पर्टिकुलर टीचर्स ने समाज को सौंप दिया। ये होता है सोशलाइजेशन की प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और सोशलाइजेशन की प्रोसेस को इन डेप्थ और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलाइजेशन शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि ऐसी चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप इस टेट एजुकेटर के चैनल को यूट्यूब में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखते रहें, जानते रहें, समझते रहें। प्रीवियस क्लास को देखें, नेक्स्ट क्लास को देखें, और जहाँ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, ताकि आपको कंटेंट और आपका कॉन्सेप्ट जो है तो इन डेप्थ समझ में आए। थैंक यू सो मच।